अंडरग्राउंड गोल्डन सीक्रेट हाउस। एक गांव में कृष्णा नाम का एक अच्छा चोर रहता था। उसके मन में बचपन से ही एक इच्छा थी। वह बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। वो समझता था कि पैसों में ही खुशी है, और वो यह भी समझता था कि सब उसे देखकर डरे। वो सोने का घर बनाना चाहता था। जब से उसने चोरी शुरू की, तब से वो सारा चुराया हुआ माल एक अंडरग्राउंड हाउस में छुपाता था। अगर मैं इतना सारा सोना गाड़ी पर ले जाऊंगा तो पुलिस और लोग देखकर मुझे पूछेंगे। अब मैं क्या करूं? चोरों के लिए इस जमाने में थोड़ी भी हिफाजत नहीं है। जो भी उनके पास होता है वो छुप छुप कर ही उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं। मैं इस अंडरग्राउंड को ही एक सीक्रेट गोल्डन हाउस में बदल देता हूं। कृष्णा ये सोचकर चुराए हुए सारे माल को वो अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस में बदल देता है, लेकिन उसके चुराए हुए सोने से बस आधा ही घर बनता है। इस घर को पूरा मुकम्मल बनाने के लिए चैन और रिंग काफी नहीं है। इसके लिए तो बहुत बड़ा खजाना ही चुराना पड़ेगा। कौन से गांव में ज्यादा सोना मिलेगा? ये पास के गांव में सोना बनाना है, वही सही जगह है। यह सोचकर वो पास के गांव में चोरी के लिए जाता है। उस गांव में महेंद्र नाम का एक सोने का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही क्रूर दिल का इंसान था। गरीब और मासूम लोगों को उठा ले जाकर अपने पास काम के लिए रख लेता था। उसके पास इकबाल नाम का एक गुंडा था। इकबाल को दिखाकर वो लोगों को डराता था। आसपास के गांव में जितना भी सोना है वो सिर्फ मेरा है। जितना सोना मेरे पास है किसी के पास नहीं होना चाहिए। सेठ जी, आप तो सोने की खान हो। इस आसपास के गांव में ही क्या, जितना सोना आपके पास है सारी दुनिया में किसी और के पास नहीं होगा। हा 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 हा, सही कहा इकबाल। कृष्णा महेंद्र के गांव में एक गरीब के घर में चोरी करने के लिए जाता है। तुम्हारे घर में जितना भी सोना और पैसा है वो सब मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। उस घर के पति पत्नी और उनके बच्चे एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगते हैं। अरे, मैं तुम लोगों को मारने की बात कर रहा हूं और तुम लोग हंस रहे हो। और नहीं तो क्या, हमारे घर में है ही क्या जो तुम चुराओगे? यहाँ हमें खाने के लिए खाना नहीं है। यह कहकर वो परिवार कृष्णा को खाली बर्तन बताते हैं। कृष्णा उस परिवार के चेहरे को देखता है। किसी के चेहरे पर कोई भी रंजिश नहीं थी। कृष्णा कहता है, अरे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम लोग इतने खुश कैसे हो? हम लोग मेहनत की कमाई खाते हैं। हम लोगों को एक दूसरे पर बहुत प्यार है, इसलिए हमारे चेहरे पर भी कभी उदासी नहीं है। हम आत्मविश्वास से जीते हैं। कृष्णा सोच में पड़ जाता है और वहां से दूसरे घर चला जाता है। उस घर में दो बूढ़े लोग थे। वे दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे। बूढ़ा आदमी कहता है, लक्ष्मी, आलू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें पसंद है इसीलिए मैंने बनाया है, पेट भर के खाओ। इस तरह वे दोनों बूढ़े लोग बहुत खुश थे। कृष्णा उन्हें देखकर कहता है, इन लोगों के पास पैसे तो नहीं है, पर ये दोनों बहुत खुश है। इसका मतलब खुश रहने के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत है। अगर प्यार है तो काफी है। ठीक है, ये भी देखते हैं। ऐसा सोचकर वो वहां से निकलता है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। वह दिखने में एक राजभवन के जैसा था। कृष्णा उसे देखकर कहता है, किसी भी तरह मुझे इस राजभवन में चोरी करनी है। अगर मैं इसमें चोरी करूंगा तो जिंदगी भर की कमाई मुझे मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वो उस बंगले में चुपके से जाता है। बंगले में सब महेंद्र को देखकर डर रहे थे। महेंद्र के आते ही सब झुककर प्रणाम करते हैं। उसे देखकर कृष्णा कहता है, जिंदगी हो तो ऐसी जिंदगी चाहता हूं मैं। ये गरीब लोग कहते हैं कि प्यार में खुशी है, मेहनत में खुशी है, समझ में नहीं आता। यह सोचते हुए वो बंगले में आगे बढ़ता है। बंगले में महेंद्र का सोने का बिस्तर था। वह सोने के बर्तन में खाना खाता था, बस सोने की ही चीजें पहनता था। लेकिन महेंद्र के चेहरे पर हमेशा एक घबराहट और एक उदासी रहती थी। कृष्णा उसे देखकर कहता है, ये क्या, इसके पास इतना सोना है, इतना पैसा है, फिर भी इसके चेहरे पर खुशी क्यों दिखाई नहीं दे रही है? क्या हुआ है इसे? ऐसा कहकर वो उसके करीब जाता है कि तभी नौकर महेंद्र के पास खाना लाता है। महेंद्र कहता है,
कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? पहले तुम इस खाने को खाओ। नौकर खाना खाने के बाद महेंद्र खाना खाता है। सोते वक्त महेंद्र एकदम नींद से घबरा कर उठ जाता है। वो कहता है, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ऐसा कहकर महेंद्र चारों ओर देखता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कृष्णा को सारी बात समझ में आ जाती है। वो महेंद्र के घर से खजाना चुरा कर वहां से निकलता है और उस गांव के हर घर के दहलीज में थोड़ा थोड़ा सोना रख देता है। इस तरह वो सारा सोना गांव में बांट देता है और अपने अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन हाउस में जाकर वो कहता है, अरे मेरे पास इतना सोना है, लेकिन मैं खुलकर इस्तेमाल कर नहीं सकता। ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो खुलकर ना जी सके। यह सोचकर कृष्णा उस गांव में उसने जिसके पास से भी सोना चुराया था वो सब उनके घर में रख देता है और मेहनत करके जीना शुरू करता है। अंडरग्राउंड पार्क। सीतामढ़ी नाम के एक शहर में कई दिनों से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बीमारी की वजह से सबके माँ बाप ने बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकलने से मना किया हुआ होता है। लेकिन बच्चे इस वजह से घर में बहुत बोर होते हैं। घर के आंगन में जगह ना होने के कारण वो ढंग से खेल भी नहीं पाते। उनमें एक पिंटू नाम का लड़का होता है। वो बहुत होशियार होता है। उसका दिमाग हमेशा खुरापाती से चलता है। एक दिन वो अपने दोस्तों को चुपके से एक जगह पर बुलाता है। पोनी और बंटी नाम के दो दोस्त आते हैं। अरे पोनी और बंटी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हमें घर के बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा और हम जी भरकर खेल भी सकेंगे। तो हमें भी बताओ पिंटू, हम भी बड़े परेशान हो गए हैं। लेकिन मम्मी और बाबूजी को तो पता नहीं चलेगा ना, उनकी मार नहीं खानी मुझे। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। पिंटू उन दोनों को अपने घर के एक कमरे में ले जाता है और वहां जाकर जमीन पर बने एक दरवाजे को खोलता है। तीनों दरवाजे से अंडरग्राउंड जाते हैं। पिंटू जैसे ही लाइट शुरू करता है वो देखते ही कि वहां पर काफी सारी खाली जगह है और ढेर सारे फूलों के पेड़ रखे हुए हैं। यह देखकर पोनी कहता है, अरे बाप रे, ये तो एक अंडरग्राउंड पार्क है। लेकिन ये अंडरग्राउंड पार्क यहाँ कैसे आया और इसे किसने बनाया पिंटू? अरे ये अंडरग्राउंड पार्क मेरे दादाजी ने खुद बनाया था। पापा कहते थे कि उस वक्त दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और उससे बचने के लिए ही दादाजी ने इसे बनवाया था। तो चलो दोस्तों, किस बात का इंतजार है, चलो खेलते हैं। पिंटू के साथ बंटी और पोनी मिलकर खेलने लगते हैं। खेलते खेलते काफी देर हो जाती है। इधर पिंटू की माँ बहुत परेशान होती है और वो उसका इंतजार करती रहती है। हे भगवान, इस पिंटू ने तो नाक में दम करके रखा है। बदमाश लड़का कब सुधरेगा पता नहीं। आने दो उसे, फिर बताती हूँ। तभी थोड़ी देर में ही पिंटू और उसके दोस्त उस कमरे से बाहर आते हैं। ये देखकर उसकी माँ बहुत चौंक जाती है। अरे पिंटू, और तुम तीनों साथ में अंदर से कैसे आए? मैं तो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ, हम तीनों अंदर ही खेल रहे थे। कमाल है, इतनी देर से तुम तीनों अंदर खेल रहे हो और तुम्हारी आवाज तक नहीं आई। आंटी आंटी, हम तो। बंटी के कुछ बोलने से पहले ही पिंटू उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करता है और कहता है, अरे बंटी, मैं माँ को बता दूंगा, तुम दोनों अब घर जाओ। ऐसा बोलकर पिंटू उन दोनों के साथ बाहर आता है और कहता है, अरे बंटी और पोनी, हम तीनों अंडरग्राउंड पार्क में खेलते हैं, इस बात का कभी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम दोनों? ठीक है, हम समझ गए। लेकिन शाम होते ही जब पिंटू के बाबूजी घर आते हैं तो माँ उन्हें कहती है, जरा सुनिए जी, आज सुबह मैंने देखा कि पिंटू और उसके दो दोस्त खेलकर कमरे से बाहर आए, जबकि मैं उनका इंतजार बाहर कर रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई दी। अरे पिंटू की माँ, पिंटू बहुत बदमाश है लेकिन होशियार भी। वो उन दोनों को लेकर अंडरग्राउंड पार्क में खेल रहा होगा, इसलिए उनकी आवाज तुम्हें नहीं आई। अच्छा जी, तभी मैं सोचूं कि पिंटू ने बंटी का मुंह क्यों बंद किया था।
माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा उस अंडरग्राउंड पार्क में नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे? अंडरग्राउंड पार्क में जाओ और खूब खेलो, वहां तुम्हें खेलने से कोई नहीं रोकेगा। पापा से परमिशन मिलने के बाद पिंटू और उसके सभी साथी रोज अंडरग्राउंड पार्क में जाने लगे और खूब खेलने लगे।